फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को। इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री में ये मुगल वंश को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे अकबर के शासनकाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट थी, आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है इसकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अकबर राजवंश को देखेंगे हम आज। अकबर का जन्म जो है तो ये 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और वीरसाल के महल में। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर ये जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया था। ये कालानौर में जो है उसे बादशाह घोषित किया गया था अकबर को 14 फरवरी 1556 में। इस समय उसकी आयु मात्र जो है ये 14 वर्ष की थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे जो है फरजंद पुत्र पुकारता था। हुमायूं जो था तो अकबर को ये फरजंद मतलब कि पुत्र पुकारता था। बैरम अकबर का संरक्षक था। बैरम खान जो था तो ये अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील मतलब कि वो वकील को उस टाइम जो है वजीर कहते थे, तो वजीर नियुक्त किया था तथा उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। उसे खाने खाना की जो बैरम खां था तो इसको अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मतलब अकबर ने जो है सर्वप्रथम अपने वैवाहिक संबंध जो है किससे स्थापित किए, तो ये कछवाहा राजपूतों से। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो शांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा था बिहारीमल, जो कि भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता जो स्वीकार की और तथा उससे जो किया अपनी मतलब ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई जिनका जो है प्रचलित नाम था जोधाबाई का विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा जो है अजमेर से लौटते समय शांभर में उसने जो है राजा बिहारीमल की ये पुत्री थी उनसे ये जोधाबाई इनसे विवाह कर लिया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से जो है विवाह था। इस प्रकार जो ये बिहारीमल भारमल मतलब पहला राजपूत था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। ये बिहारीमल भारमल जो था तो ये अकबर की मतलब अपनी इच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाला पहला था। इसी राजपूत ये राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जो है जन्म हुआ था। और अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन दिया। अकबर जो थे तो इन्होंने मतलब सूफी मत में अपनी आस्था जताई और चिश्तिया संप्रदाय जो था तो इसको अपना समर्थन दिया। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जो है जाया करता था। उसने अपनी जो है ये धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा और 1563 ईस्वी में ये तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये मतलब एकदम एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। 1562 ईस्वी में दास प्रथा अकबर ने समाप्त की थी और 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जो है तो ये जाजिया कर को समाप्त कर दिया। उसने अपने जो है सामाजिक मतलब ये सुधार के अंतर्गत बाल विवाह एवं सती प्रथा को भी रोकने का प्रयत्न किया। उसने यह आज्ञा दी कि आदमी को ही एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, तो वह मतलब दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब उसकी पत्नी में मतलब पत्नी बंध्या हो या मतलब किसी भी प्रकार का कोई मतलब विकार वगैरह हो तभी। आगे बात करेंगे यहाँ पर माहम अनगा के पुत्र थे अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने जो है अकबर के प्रधानमंत्री थे अतक खां इनकी हत्या की थी। इसलिए अकबर ने ये अधम खां को 1562 ईस्वी में स्वयं मारा था। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की एक योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण जो कि 1564 ईस्वी के फलस्वरूप जो है शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक थे रावचंद्र सेन ने भद्राचूड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन ये क्या थे चारों तरफ घिर जाने के कारण उसे जो है मतलब सिवाना जाना पड़ा और रावचंद्र सेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया। ये रावचंद्र सेन जो थे तो इन्होंने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने क्या हुआ फिर पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह क्या था जो पहाड़ियों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। आगे बात करेंगे यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को मतलब अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था तो उसका मुख्य कारण था
कि अकबर जो था तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि राणा प्रताप को मतलब अपने अधीन लाया जाए। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा और मान सिंह जो है मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ जहाँ गोगुड़ागढ़ से जो ये 14 मील की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंच गया। वहां पर राणा प्रताप भी मतलब ये राणा प्रताप जो थे तो मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए और वहां पर युद्ध स्टार्ट हो गया। वह हल्दी घाटी के युद्ध से जो है प्रसिद्ध हो गया, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की जो पहाड़ियां थी उसमें शरण लेनी पड़ी। इसमें जो है अकबर को विजय प्राप्त हुई और ये जो है मतलब राणा थे ये पराजित हो गए। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं नहीं स्वीकार की थी। मेवाड़ राज्य जो था तो इसने अकबर की जो है संप्रभुता मतलब स्वयं नहीं स्वीकार की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने ये 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली थी। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने जहांगीर से संधि कर ली थी। उसके बाद फिर जब शहजादा सलीम ने विद्रोह करके इलाहाबाद जो कि मतलब वर्तमान में प्रयागराज में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। आगे बात करेंगे यहाँ पर अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए जो है भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का जो है सहयोग मतलब बहुत जरूरी है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के जो है सूत्र में बांधने का प्रयास किया और यह मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही मतलब जाता है। जो भी मुगल शासन व्यवस्था है इसको स्थापित करने का श्रेय किसको? अकबर को है। उसने केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और जो अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय जो शासन था, उसकी लगान व्यवस्था थी, मुद्रा व्यवस्था थी और उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में ही सफलता प्राप्त हुई थी और उसके उत्तराधिकारियों के लिए जो है ये मतलब आधार स्वरूप बनी थी। अकबर जो था ये स्टेटमेंट भी बहुत मतलब पूछा जाता है। अकबर जो है एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। वह मतलब प्रजा के और इंग्लैंड की ये जो मतलब रानी थी कौन? एलिजाबेथ की तरह ये प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में जो है ये सभी समान थे। ये आगे बात करेंगे यहाँ पर अकबर के शासनकाल में ये पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः जो ये सैन्य विभाग का प्रमुख था और उसका कार्य जो है सैनिकों का वेतन और सैनिकों के संगठन से संबंधित होता था। किसका? मीर बख्शी का। ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अकबर ने 1573 से लेकर 1574 ईस्वी में घोड़ों को मतलब दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था, जिससे सेनापति अपने घोड़े जो ना बदल सकें और ना ही एक घोड़े को मतलब 2 बार प्रस्तुत कर सकें। फिर 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए और मनसब शब्द का मतलब अर्थ जो होता है श्रेणी या पद होता है तथा मनसबदार का अर्थ होता है उस अधिकारी से जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त होती है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है तो ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दीवान शब्द ये फारसी भाषा का है और खलीफा उम्र के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। किसको? दीवान शब्द को। फारसी भाषा का शब्द है। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे और अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद पर जो है मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा साहब मंसूर के हाथों में ये आता जाता रहा था। दीवान जो आर्थिक मामलों एवं राजस्व का ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन? दीवान। आगे बात करेंगे यहाँ पर मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। जो मुगल मनसबदारी की मतलब ये प्रणाली थी तो ये मध्य एशिया में मंगोलिया से ली गई थी और इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। ये मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 19वें वर्ष 1575 में प्रारंभ किया था और मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे, 10 से अधिक तथा 500 से कम मनसबदार और 500 से जो है ये 2500 तक अमीर होते कहलाते थे तथा 2500 से ऊपर के जो होते थे वो अमीर आजम कहलाते थे। इसके अलावा इसे जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली के लिए जो है ये जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर यह आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के जो है
ये 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहशाला, जो कि मतलब टोडरमल का ये बंदोबस्त नामक नई प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया था। और इस प्रणाली का जो है मतलब वास्तविक प्रणेता कौन था, ये टोडरमल था। इसी कारण इसे जो है टोडरमल बंदोबस्त भी कहते थे। उस समय टोडरमल जो था अर्थमंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के ये पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी के समय के जो उनके मतलब प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का जो 1/3 हिस्सा था ये राजस्व के रूप में वसूला गया था। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहशाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। अकबर का के काल की ये जो भू राजस्व व्यवस्था थी इसको दहशाला पद्धति को ये दहशाला पद्धति मतलब जो थी तो इसको बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ये मजाहिब में पहली बार जो है दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है। किसका? दीन इलाही का। आगे बात करेंगे यहाँ पर अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर पर यह फतेहपुर में सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण करवाया, जिसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल तथा सुनहला महल, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी आदि इसमें जो ये सभी प्रमुख हैं। और तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। किसने? पर्सी ब्राउन जो थी इन्होंने स्थापत्य कला का मोती कहा है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों की अनुरूप बना था। अकबर ने गुजरात विजय की थी कब? 1572 से 73 के समय में। और इसके पश्चात सीकरी को उसने फतेहपुर जो है सीकरी कहा जाने लगा गुजरात विजय के बाद। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण और विजय स्तंभ के रूप में ये करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताते हैं। तो मतलब अलग अलग विद्वान हैं, ये अपने अलग अलग मत बताते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे जो है सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक ही विचार पद्धति थी और इसका प्रधान जो होता था तो इसका प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल, जिसका मतलब ये नाम महेश दास भी था, ने इसे स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला है और इसकी प्रमुख विशेषता जो है इसका गुंबद विहीन होना, मतलब इसमें कोई भी गुंबद नहीं है। आगे बात करेंगे अकबर ने अपने ये राजकवि फैजी, अकबर का एक राजकवि था ये फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का जो ये रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी खां तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। और इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया है। अकबर के दरबार की ये प्रसिद्ध कर्ताओं में से सबसे प्रमुख कश्मीर का जो मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। किसे? मोहम्मद हुसैन को। हरिविजय सूरी जो था वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा था, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान कवि थे जिन चंद्र सूरी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी और भारत में उस समय अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी का शासन था। इसमें जो एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल था तो एलिजाबेथ प्रथम थी, इनका शासनकाल 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक था। आगे यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर मुगलकालीन विद्वान थे। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। रॉल्फ फिंच जो कि 1583 से लेकर 86 ईस्वी के समय में फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला ये पहला अंग्रेज व्यापारी था। ये इसका मतलब याद रखिए, 1583 से 1586 के समय में रॉल्फ फिंच आया था फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला ये पहला अंग्रेज व्यापारी था।
अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका ये उद्देश्य जो था दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 ईस्वी में इसने सभी ये धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया था और अकबर ने जो है समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में एक महजरनामा की घोषणा की थी। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजर को सिम्त और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की थी। ये दो उपाधियां अकबर ने धारण की थी, सुल्तान आदिल या इमाम आदिल, ये महजरनामा जारी करने के बाद। आगे बात करेंगे यहाँ पर अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहारों जो थे और उत्सवों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि ये हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था। लेन पुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे जो है स्पष्ट विशेषता थी उसकी। और डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता जो है दोनों था। ये स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने। उन्होंने कहा है कि अकबर अपने युग की संतान और पिता जो है दोनों था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो ये बैठाया गया था कहाँ पर? कालानौर में। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर मतलब जब है अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था और उस अवसर पर बैरम खान उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर में नामक स्थान पर यह 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया और उस समय जो है उसकी आयु केवल मात्र कितने 14 ईयर्स थी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। ये मतलब अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को भेजा गया था राणा प्रताप के विरुद्ध और ये मानसिंह मंडलपुर के जो है मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोंगुड़ा से गढ़ से ये 14 मील की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा और राणा प्रताप भी मुगल सेना का मतलब सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। वह हल्दी घाटी यही मतलब यहीं पर फिर ये युद्ध स्टार्ट हो गया और वहीं पर यही युद्ध जो है तो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए थे और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो सेनापति थे कौन? हकीम खान थे। सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये थे कौन? हकीम सूर थे। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति थे कौन? हकीम खान सूर। इनका मतलब पूरा नाम जी हकीम खान सूर था, तो कहीं कहीं पर हकीम खान लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर हकीम सूर। एक यहाँ पर मैप दिया है, इसमें 2 स्थान दिए ए और बी। तो यहाँ पर मतलब बताना है ये किसको जो है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। ये प्रदर्शित कर रहा है ये ए जो है तो ये 1506 में अकबर के और बी जो है ये लाहौर को। ये 1605 में अकबर के समय काल को ए जो है ये गोंडवाना को और बी जो है ये लाहौर को मतलब प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था, तो वह था कौन? कछवाहों से स्थापित किए थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उस समय जो है अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा पर हेतु जा रहे थे, तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारीमल जो कि भारमाल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपनी पुत्री का मतलब जिनका नाम था हरकाबाई और प्रचलित नाम था जोधाबाई विवाह मतलब करने की इच्छा व्यक्त की। तो अकबर ने भी मतलब स्वीकार कर लिया और ये ऐसा पहला मतलब ये अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से जो है जो विवाह था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये किसने? कछवाहों ने। नेक्स्ट है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो ये जाता था किसकी पर? मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मतलब स्थित थी अजमेर में।
ये अक्सर इसके दर्शन हेतु जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सीकरी भी जाया करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने स्वयं मारा था। आदम खां को मारा क्यों था? क्योंकि जो है उन्होंने अकबर के प्रधानमंत्री अतक खां की हत्या कर दी थी, इसलिए। नेक्स्ट है, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो अकबर की संप्रभुता जो है स्वयं स्वीकार नहीं की थी किसने? मेवाड़ ने। ये यहाँ पर जो है इस वहाँ के राणा प्रताप ये शासक थे और लंबे समय तक इन्होंने मुगलों से युद्ध लड़ा और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह थे। इन्होंने भी 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली थी। 1615 ईस्वी में इन्होंने जहांगीर से संधि कर ली थी। नेक्स्ट, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। किसने? मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। इन्होंने जो है ये मतलब अपना जारी रखा था युद्ध और जो है इन्होंने ये इनकी जो है मतलब अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देखती है नेक्स्ट। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी कौन थी? वो मतलब करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। कहाँ की? मंडला की थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आशफ खां मतलब गंटक टंगा गोंडवाना, जो कि वर्तमान में गोंडवाना के मतलब राज्य को जीतने के लिए भेजा था। वहां का राजा था वीर नारायण, अल्पवयस्क था, परंतु उसकी माँ जो थी दुर्गावती राज्य पर वो पूर्णतः मतलब अपना वो शासन कर रही थी। उसने वीरता पूर्वक जो है शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला वर्तमान में जो कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है के बीच में युद्ध में वह पराजित हो गई थी। नेक्स्ट है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल जो है उसकी मृत्यु हुई थी शहजादा सलीम के कारण। शहजादा सलीम के कारण। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद प्रयागराज में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना जो है ये आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला ये सरदार वीर सिंह देव ने रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी थी। तो अबुल फजल की मृत्यु में मतलब शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? पहला है यहाँ पर अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। तो यही वाला जो नहीं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक जो हिंदू जनता है उसका सहयोग मतलब आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और अकबर को भारत में राजनीतिक एकता जो है उसने ये एकता मतलब प्रदान करने के प्रयत्न किए। उसकी जो समान शासन व्यवस्था थी, समान अर्थ एवं समान लगान व्यवस्था और सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान पर जो प्रदान करने की सुविधाएं और राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और समान आदर, ये सभी मतलब प्रयत्न किए उसने कि जो है ये जो मतलब यहाँ की जो अधिकांश हिंदू आबादी है उसको एकता के सूत्र में बांधा जाए। देखेंगे नेक्स्ट। अकबर ने जो है इसने कभी जो है इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। नेक्स्ट है, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार, सभी थे, चारों थे। मतलब इसने जो है हिंदू मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया था और अपनी उसने उदार नीति के अंतर्गत 1562 ईस्वी में दास प्रथा और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जाजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये किया था किसने? अकबर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में किसको प्रबुद्ध निरंकुश जो है कहा जाता है? ये कहा जा सकता है किसको? अकबर को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। तो और वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ
ये प्रथम की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में जो है सभी समान थे। नेक्स्ट है यहाँ पर इनका जो है ये घटनाएं दी हुई हैं 4, यहाँ पर इनका सही अरेंजमेंट बताना है। मतलब पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन हुई। तो सबसे पहले घटना हुई थी कौन, मालवा पर मुगलों का आक्रमण। फिर उसके बाद अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह होता है। फिर उड़ीसा की जो है कररानी की विजय होती है। फिर सबसे बाद में होता है कौन सा, तुकारोई का युद्ध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी जो है देख लेते हैं यहाँ पर, अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह हुआ था कब, ये 1562 ईस्वी में हुआ था। तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 ईस्वी में। और मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था कब, 1561 ईस्वी में। उड़ीसा पर जो है कररानी की विजय हुई थी 1568 ईस्वी में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी जो है बंध्या हो। ये कहा था किसने, अकबर ने। ये कहा था किसने, अकबर ने। और उसने जो है ये सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। हिंदू जो विधवाएं थी उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया था और सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था अकबर ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल ये वाला सुधार मतलब करना चाहा था अकबर ने। दूसरा है, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए जो है कम से कम 14 वर्ष की आयु निर्धारित की थी विवाह के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर अकबर का शासन जाना जाता है। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। और वो धार्मिक कट्टर तो बिल्कुल नहीं था, धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3। मतलब फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। उसने ये सुलह एक कुल की नीति, मतलब इसका ये सबल प्रमाण है कि वो जो है धार्मिक कट्टर नहीं था। जब अपुतिवाह क्या था, धार्मिक उदारवादी था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो ये सैनिक विभाग का प्रमुख था कौन, मीर बख्शी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के वेतन एवं सैन्य संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उनके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि उसके कार्यों के अंतर्गत ये था। नेक्स्ट है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। यह आधारित थी मनसबदारी पर। ये मनसबदारी पर मतलब आधारित थी। उसने जो है 1573 से 74 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति जो है घोड़े बदल ना सके और ना ही एक घोड़े को 2 बार प्रस्तुत कर सके। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिकों को संगठित किया। और मनसब शब्द का अर्थ होता है श्रेणी या पद। मनसबदार का अर्थ होता है अर्थ मतलब उस अधिकारी से होता है जिसे शाही सेना में पद या श्रेणी प्राप्त होती है। इसकी जो मनसबदारी व्यवस्था थी तो ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। ये लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण ये दर्जा प्राप्त करने वाला जो है प्रथम व्यक्ति था। तो प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। ये दीवान जो है फारसी भाषा का शब्द है। वह खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था और इसका प्रयोग खजाना विभाग के मतलब लिए करते थे। और अकबर के शासनकाल में दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के पास था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती था। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। तो उधार ली गई थी कहाँ से, मंगोलिया से। कहाँ से, मंगोलिया से उधार ली गई थी। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर कथन है, अकबर के काल में
हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कथन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं इसका कारण क्या है। कारण यहाँ पर बता रहा है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, इसकी सही एक्सप्लेन भी करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जाप्ती प्रणाली उपज थी किसकी, अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली के जो है ये वसूली के लिए जो है जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे पर आधारित थी और साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली जो है प्रचलित थी। नेक्स्ट है टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। ख्याति अर्जित की थी भू राजस्व के काल में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ये ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया था। और ये टोडरमल प्रणाली के प्रणेता थे कौन, टोडरमल, इसलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है दहशाला पद्धति को। नेक्स्ट है टोडरमल संबंधित थे। टोडरमल जो है संबंधित थे किससे, ये संबंधित थे मालगुजारी सुधारों से। इनका संबंध किससे था, मालगुजारी सुधारों से। ये टोडरमल को मतलब अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था और राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर जो है नगद के रूप में ये वसूल की जाने वाली लगान राशि जो है कितना लगान राशि ये 1571 से 1580 के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर और औसत का जो है 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहशाला मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता था। आईने दहशाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला है तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा है अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तीसरा है अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ है राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे, वो प्रधान सेनापति नहीं थे। यहाँ पर केवल जो है तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। उन्हें तानसेन नाम ये उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। राजा मानसिंह की बहन जो है मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर से हुआ था, ना कि अकबर से। आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल राजा टोडरमल जो थे वित्त मंत्री थे, ना कि सेनापति थे। नेक्स्ट है भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन जो है नैरंत्य की कड़ी थी। तो ये कड़ी थी कौन, टोडरमल। कड़ी थी कौन, टोडरमल। अकबर के द्वारा ही आईने दहशाला मतलब ये टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इसके प्रणेता थे कौन, टोडरमल। देखती है नेक्स्ट अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। यह निर्मित की गई थी टोडरमल के द्वारा। नेक्स्ट है अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष आरंभ किया था। तो दीन इलाही आरंभ किया था 1582 ईस्वी में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति। इसका प्रधान जो है पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। किसे, दीन इलाही को। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था। ये किया था किसने, अकबर ने। दीन इलाही धर्म देखेंगे नेक्स्ट है दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था दीन इलाही। दीन इलाही जो है एक मतलब दीन इलाही को एक धर्म कहा था किसने, कि अकबर के द्वारा। मतलब ये अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये जो है एक विचार पद्धति थी।
जिसके नियम सर्वधर्म समभाव पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तानी मजाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। बादशाह अकबर ने यह धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण का आदेश दिया था। इबादत खाने में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे और 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामले अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में एक ये महजरनामा जारी किया था, जिससे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया था। और ये मजहर को ये स्मिथ और बुल्जली हेग ने एक अचूक आज्ञा पत्र कहा था। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने ये दो उपाधियां धारण की थी, सुल्तान आदिल की और इमाम आदिल की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो इबादत खाना वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था अकबर। देखेंगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो ये शान फतेहपुर कही जाती है कौन? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को आज कहा जाता है शान फतेहपुर। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुगल बादशाह द्वारा अकबर द्वारा बसाए गए ये शहर फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व ये धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया और उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के बहुत स्मारक हैं। जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल हैं। और यहीं पर जामा मस्जिद को ये शान फतेहपुर या शान सीकरी के भी नाम से जाना जाता है। किसको? जामा मस्जिद को। नेक्स्ट है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में जो है ये अकबरी महल नहीं है, बाकी स्वर्ण महल, जोधाबाई का महल और पंचमहल ये सभी हैं। ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल शाही किले का निर्माण करवाया। विशाल कृत्रिम युक्त जो झील युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल की शैलियों से निर्मित कई इमारतें शामिल हैं। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल और ये सभी सम्मिलित दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि। अकबरी महल जो है आगरा के किले में स्थित है, ना कि कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। देखेंगे नेक्स्ट है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये है कौन सा? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है तो ये दिल्ली में है और ये हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ मीरक मिर्जा गियास इसके वास्तुकार थे। यह मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका प्रतिपादन किया था किसने? अकबर ने। सुलह कुल। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कई बार देख चुके हैं इसकी एक्सप्लेन, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा के उदाहरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, कि सभी पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? ये फतवा जारी किया गया था किसके विरुद्ध? तो ये अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था। कहाँ से? जौनपुर से। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु थे या काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने सभी मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध जो है विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाते हैं अकबर। असर्शन है यहाँ पर, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। ये यहाँ पर इसका कारण बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कारण जो है बिल्कुल गलत है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में नहीं बनवाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568 से लेकर
69 ईस्वी में आरंभ करवाया था तथा बाद में गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया है, ना कि जो है अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया? अकबर ने निर्माण करवाया है किसका? बुलंद दरवाजे का और जामा मस्जिद का, बाकी कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजमहल का शाहजहां ने। देखेंगे नेक्स्ट है निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो शिक्षा संबंधी सुधार किए थे किसने? अकबर ने। शिक्षा संबंधी ये महत्वपूर्ण सुधार मतलब मुगल शासक अकबर द्वारा किए गए। अकबर ने शासन में शिक्षा काल के कुछ ही महत्वपूर्ण केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, प्रयागराज, मुर्शिदाबाद आदि थे। इनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। और ये मतलब महत्वपूर्ण सुधार करने वाला शिक्षा में मुगल शासक जो अकबर ये था, ये स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था, स्वयं निरक्षर था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। सभी इमारतें फतेहपुर सीकरी में ही हैं। और पर्सी ब्राउन ने जो है इनको स्थापत्य का मोती कहा था। नेक्स्ट अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है? तो बौद्ध विहार की तरह नक्शा है किसका? पंचमहल का। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड आकार का 5 मंजिला भवन है और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप है। ऊपर की छोटी होने वाली 5 मंजिलों वाला व आयताकार भवन नालंदा में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर ही आधारित है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, तो ये पंचमहल किसने? अकबर ने। जहांगीर महल स्थित है, ये आगरा में है जहांगीर महल। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। आगरा का किला जो है हिंद इस्लामी शैली का उदाहरण है और यह अकबर द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ। अबुल फजल के अनुसार किले के अंदर अकबर ने लाल बलुआ पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया है। जहांगीर महल अकबर किले में स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के लिए सलीम इनके रहने के लिए करवाया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी है और जहांगीर महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। नेक्स्ट जो है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ पर? सिकंदरा में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया था। और इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई है। और इसकी जो एक विशेषता है कि ये गुंबद विहीन मकबरा है, ये इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो अकबर के राज्यकाल में किसका निर्माण नहीं कराया गया था? निर्माण नहीं कराया गया था अकबर के राज्यकाल में, ये दिल्ली के लाल किले का। दिल्ली का लाल किला अकबर के राज्यकाल का नहीं है, बाकी आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और जो है ये लाहौर का किला सभी अकबर के राज्य में निर्मित कराए गए थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। दिल्ली के लाल किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। और आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला ये अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए थे। नेक्स्ट यहाँ तरह एक तरफ सम्राट दिए, एक तरफ मकबरे दिए हैं। देखते हैं कि सम्राट का मकबरा कौन सा है। बाबर ये 1526 से लेकर 1530 में इसका मकबरा काबुल में है। अकबर का 1556 से लेकर जो ये 1605 तक सिकंदरा में इसका मकबरा है। और जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहता है, इसका मकबरा लाहौर में है। और शाहजहां तो ये 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक रहते हैं, इनका मकबरा कहाँ पर है? तो ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ तरफ भी मतलब एक तरफ ये मकबरे दिए हैं इनके, एक तरफ ये शासक दिए हैं सम्राट। देखते हैं बाबर का मकबरा कहाँ पर? काबुल में। हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में और जहांगीर कहाँ पर? लाहौर में। नेक्स्ट है अकबर के
काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था फैजी के जो है निर्देशन में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नकीब खां बदायूनी, फैजी आदि जो है ये मतलब विभिन्न विद्वानों सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? ये किया था किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका शीर्षक बताना है। उसका शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक है ये रज़्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है क्या? रज़्मनामा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। ये फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? ये कहलाता है रज़्मनामा। नेक्स्ट है, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ये फारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। देखेंगे नेक्स्ट है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ये थे कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ये प्रदान की गई थी किसको? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ये ग्रंथकर्ताओं में जिसकी एक मतलब सूची आईने अकबरी में मिलती है, सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और फिर जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह कौन था? हरिविजय सूरी था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। हरिविजय सूरी ही वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा था, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, और 1582 ईस्वी में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन विद्वानों को जो है मतलब समझने की इच्छा आहूत किया गया इसे, और इनसे प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए जो है मांस भक्षण बंद कर दिया था एवं पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। मुगल दरबार में एक अन्य जैन विद्वान थे जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। इन्हें हरिविजय सूरी थे, इनको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था अकबर ने। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिसने अकबर को बहुत सम्मानित किया था? तो वो थे हरिविजय सूरी। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? प्रसिद्ध चित्रकार था कौन? दशवंत। देख लेते हैं कौन कौन से और भी मतलब नाम थे, वो भी याद रखने हैं। अकबर जो है अकबर कालीन चित्रकारों के नाम है अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में दिए हैं, जिनमें है शामिल कौन? दसवंत, बशावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमरण, तारा, सामल, हरिवंश, दसवंत के। यहाँ पर जो 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये दसवंत, दूसरा बशावन और तीसरा ये दसवंत के मतलब नाम या और हरिवंश, ये 3-4 नाम मतलब इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, देखेंगे नेक्स्ट है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो वो था अकबर। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, और भारत में उस समय अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक मतलब शासन चल रहा था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था किसके? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है यहाँ पर, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज की थी वो मतलब उल्लेख किया गया, वह है कौन? तो अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट यहाँ पर, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो
वो थे रॉल्फ फिंच। ये अकबर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। रॉल्फ फिंच जो है फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया है। 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में ये महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का ये सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले उसने की थी जजिया की समाप्ति, उसके बाद करते हैं इबादत खाने का निर्माण, फिर करते हैं महजर पर हस्ताक्षर, सबसे बाद में दीने इलाही की स्थापना। देख लेते हैं सबकी यहाँ पर डेट एग्जैक्ट। अकबर ने जजिया कर की समाधि 1564 में, फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना, और यहाँ पर 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा, और उसके बाद ये 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या देवी एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट और जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो ये 1576 ईस्वी में। कब? 1576 ईस्वी में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया और अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दे दिया। मुनीम खां ने दाऊद को युद्ध में पराजित किया और 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया और ये पराजित होने के बाद दाऊद खां बंगाल भाग गया। किंतु 12 मार्च 1576 ईस्वी को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार ये जो है 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये जो है मुगल साम्राज्य का टॉपिक चल रहा था, उसमें हम अकबर के शासनकाल को देख रहे थे। तो आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।